हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है ट्राइंग नॉट टू ट्राई। इसका मतलब चाइनीज़ फ़िलोसफ़ी को फ़िलोसोफ़र की नज़र से देखिए और लाइफ को खुशहाल बनाइए। इनका लेखक का नाम है एडवर्ड स्लिंगरलैंड। तो चलिए बुक को आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। साल 2014 में रिलीज हुई किताब ट्राइंग नॉट टू ट्राई पुरानी चाइनीज़ फ़िलोसफ़ी के ऊपर रोशनी डालने का काम करती है। यह समरी आपको यह बताती है कि लाइफ में कुछ चीज़ों को होने देना चाहिए। ज़िंदगी में कई चीज़ों का फैसला डेस्टिनी भी करती है। इसलिए अगर आपको भी ज़िंदगी को हल्के दिमाग से जीना है तो फिर यह समरी आपको काफ़ी मदद करेगी। यह किताब किसी लिए है? ऐसे नौजवान लोग जिन्हें ज़िंदगी में खुश रहना है, ऐसे लोग जो अपनी ज़िंदगी से बोर हो गए हो, ऐसे पाठक जिन्हें चाइनीज़ फ़िलोसफ़ी में इंटरेस्ट हो। अध्याय नंबर 1, एफर्टलेस वर्क का कॉन्सेप्ट क्या होता है। आज के दौर में हम लोगों में से अधिकतर लोग स्ट्रेस से भरी हुई ज़िंदगी जी रहे हैं। हम अपनी लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि हम खुश ही नहीं रह पाते। काम के प्रति हमारा डेडिकेशन इतना ज़्यादा रहता है कि हमारा ज़्यादातर समय ऑफिस में ही चला जाता है, जिसके कारण हमारे पास खुद की खुशियों के लिए ही समय नहीं रहता। तो फिर अब सवाल ये उठता है कि हमें क्या करना चाहिए। एंशिएंट चाइना की थ्योरी के अनुसार हमें सबसे पहले लाइफ में एक मीनिंगफुल गोल का चयन करना चाहिए। अगर आपको भी जानना है कि ज़िंदगी को प्रेजेंट में कैसे जीना है तो फिर यह समरी आपके लिए ही है। आखिरी बार कब आपने अपना समय किसी स्पोर्ट्स को दिया था, या फिर आखिरी बार कब आपको बिना किसी वजह के हंसी आई थी। अगर आप इसके बारे में नहीं सोचना चाहते हैं, फिर भी आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। चाइनीज़ फ़िलोसोफ़र भी इस बारे में बताते हैं कि इंसान के बॉडी और दिमाग के बीच में एक रिश्ता होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि दिमाग थॉट्स के हिसाब से चलता है। इसके बारे में चाइनीज़ फ़िलोसोफ़र बताते हैं कि हमें दिमाग और बॉडी को अलग अलग करके नहीं देखना चाहिए। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारा दिमाग और शरीर एक ही दिशा में काम कर सके। इसी के साथ इस किताब को लिखते हुए लेखक एक और चाइनीज़ फ़िलोसफ़ी के ऊपर नज़र डालने को कहते हैं। इस फ़िलोसफ़ी का नाम है टाओइज्म। इस चाइनीज़ फ़िलोसफ़ी के अनुसार इंसान को अपनी ज़िंदगी यूनिवर्स के फॉलो के हिसाब से जीनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर हम टाओइज्म की तरह भी देख सकते हैं। ये चाइनीज़ फ़िलोसफ़ी है जो कि यूनिवर्स के नेचुरल फ्लो में जीने और उसका जज मनाने में विश्वास रखती है। जुआगजी में टाओइज्म के फंडामेंटल टेस्ट को एक कहानी से बताने की कोशिश की गई है। ये कहानी एक लकड़हारे की है जो कि ओर्नेब बेल एस्टेट बनाने का काम करता था। लकड़हारे की एक आदत हुआ करती थी, वह अपने काम की शुरुआत से पहले 7 दिनों तक भूखा रहा करता था। वो अपने दिमाग को उस पॉइंट तक लाने की कोशिश करता था जब तक उसे यह एहसास होना कि बंद हो जाता कि उसका शरीर एक्सिस्ट भी करता है। उस पॉइंट में आने के बाद ही वो जंगल में प्रवेश करता था और उस एक पेड़ की तलाश करता था जिसमें उसे बेल स्टैंड नज़र आए। जब तक उसे वो पेड़ नहीं मिल जाता था तब तक वो काम की शुरुआत नहीं करता था। यह कहानी चाइनीज़ कॉन्सेप्ट वू वेई के एसेस को बताती थी। यह आपको बताती है कि आप खुद में ही कंप्लीट हैं। जब आप खुद को कंप्लीट समझने लगेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आपका दिमाग और आपकी बॉडी अलग अलग नहीं है। जब आप इस स्टेट ऑफ माइंड से किसी भी काम को करेंगे तब आपको रियल मायने में उस काम की सुंदरता और प्रायोरिटी का एहसास होगा। इसी के साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि ज़िंदगी में चीज़ें काफ़ी आसान भी हो सकती है। वो हम ही हैं जो हर चीज़ को मुश्किल बनाते रहते हैं। अध्याय नंबर 2, एफर्टलेस वर्क के कंसेप्ट से ग्रेट पावर का भी निर्माण होता है। चाइनीज़ फ़िलोसफ़ी में एक टर्म चलता है, उसे डी टर्म कहा जाता है। इसका मतलब है पावर, वर्च्यू और करिश्मा। चाइनीज़ फ़िलोसफ़ी बताती है कि जिन लोगों के पास डी कॉन्सेप्ट होता है उनका माइंडसेट ही अलग रहता है। फ़िलोसोफर बताते हैं कि डी पावर ऑफ इन्फ्लुएंस का सोर्स होता है। जब कोई भी लीडर इस स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच जाता है
तो फिर उसे किसी से डर नहीं रहता। उसे डर क्यों नहीं रहता है? इसके पीछे का रीज़न साफ है। इसके पीछे का रीज़न है कि जब लीडर उस स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच जाता है तब लोग उसे फॉलो करने लगते हैं। इस किताब के लेखक बताते हैं कि भले ही आप एवरेज हो, लेकिन अगर आपके पास ऐसा माइंडसेट है तो फिर आपको लाइफ में कोई भी रोक नहीं सकता। इस तरह का माइंडसेट आपको लीडर के तौर पर खड़ा करता है। अब यहाँ आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हम डी माइंडसेट के लोगों से अट्रैक्ट क्यों होते हैं। इसके पीछे का रीज़न यही है कि इस तरह के माइंडसेट के लोगों का दिमाग ही अलग तरह से काम करता है। वो अपने दिल की आवाज़ को ज़्यादा महत्व देते हैं। उनके फैसले में नेचुरल इंस्टिंक्ट ज़्यादा होता है। जब भी किसी का अंदर डी होता है तो फिर आपको उसके फैसले में स्पॉन्टेनिटी भी नज़र आने लगती है। चाइनीज़ फिलोसोफर के अनुसार अगर आपको इस तरह की स्पॉन्टेनिटी चाहिए तो फिर आपको लगातार खुद को चैलेंज करते रहना चाहिए। अगर आप हमेशा खुद को चैलेंज करते रहेंगे तो फिर आप भी पावर के साथ खुद के अंदर बदलाव देख पाएंगे। खुद को बदलने के लिए खुद को ही चैलेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए चाइनीज़ फिलोसोफर भी बताते हैं कि खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए खुद को एक मीनिंगफुल गोल देने की कोशिश करिए। फिलोसोफर ने एक थ्योरी को डेवलप किया था। इस थ्योरी को डेवलप करने के पीछे की मंशा ये थी कि एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग कैसे बना जा सकता है। इस थ्योरी को उन्होंने कन्फ्यूशियनिज्म का नाम दिया था। इस थ्योरी के अनुसार अगर आपको परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बनने के ऊपर काम करना है तो फिर आपको अपने दिमाग के ऊपर भी लगातार काम करते रहना चाहिए। आसान शब्दों में कहे तो फिर आपको अपने विल पावर को और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। इस थ्योरी के हिसाब से इंसान का विल पावर जितना ज़्यादा मजबूत रहता है उस इंसान की पर्सनालिटी भी उतना ही ज़्यादा बेहतर बनती है। इसी के साथ ही साथ इस थ्योरी में यह बताया गया था कि एक बेहतर इंसान बनने के लिए आपको अपने ऊपर काम करते रहना चाहिए। आपको हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान कैसे हासिल कर सकें। इसी के साथ ही साथ आपको अलग अलग कल्चर के बारे में भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। इस थ्योरी के अनुसार अगर आप कल्चर को समझने की कोशिश करते हैं तो फिर आपको बहुत कुछ नया भी सीखने को मिलेगा। कल्चर ही आपको ये सिखाएगा कि पब्लिक में बिहेव कैसे करना है। इसी के साथ ही साथ इस थ्योरी में यह भी बताया गया है कि अपने दिमाग को फुल पोटेंशियल में काम करवाने के लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है। अध्याय नंबर 3 कंसेप्ट ऑफ चॉइस में चाइनीज़ फिलोसोफर कन्फ्यूशियस के अनुसार हेवन या फिर खुशियों का रास्ता सोशल कंडक्ट से होकर ही गुजरता है। उनके हिसाब से बिना समाज से जुड़े हुए आप खुशियों तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन एक और फिलोसोफर है जिन्होंने टॉइस में जैसी फिलोसॉफी में सभी को रूबरू करवाया। उनका नाम है लाओजी। लाओजी के अनुसार हेवन तक पहुंचने का सबसे सही तरीका है कि आप वो सब भूल जाए जो भी सोसाइटी ने आपको सिखाया है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर हम वो सब भूल जाए तो आखिर हमें करना क्या है। इसके लिए लाओजी बताते हैं कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ बेसिक ह्यूमन नेचर की तरफ लौटने की कोशिश करनी है। आसान शब्दों में इस फिलोसॉफी को समझने की कोशिश करें तो हमें समझ में आता है कि इंसान को रो फार्म में रहने की कोशिश करनी चाहिए। इस थ्योरी में साफ तौर पर बताया गया है कि जितना आप बनावटी दुनिया से दूर होने की कोशिश करेंगे उतना ही आप खुद को खुशियों को पास पाएंगे। इसको एग्जाम्पल के तौर पर वो समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक कार है, अभी हम उससे संतुष्ट भी है, लेकिन हमारी संतुष्टि तभी तक रहेगी जब तक हमारे पड़ोसी के पास कोई नई कार नहीं आ जाती। जैसे ही हमारा पड़ोसी नई कार लेगा हमें अपनी पुरानी कार में बहुत सी कमियां नज़र आने लगेगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम खुद को पता नहीं कौन सी दिखावे की दुनिया में डालने की कोशिश करते रहते हैं। इस फिलोसॉफी में साफ तौर पर बता दिया गया है कि इस तरह की ज़िंदगी को जीने से आपको कभी असली खुशी का एहसास नहीं हो पाएगा। इसलिए लाओजी कहते हैं कि खुश रहने के लिए हमें अपने अनकॉन्शियस माइंड से ज़्यादा सोचना चाहिए। हमें रिलैक्स करने की कोशिश करनी चाहिए। लाइफ में कई बार सिचुएशन ऐसी होती है जब हमको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है।
तब ज़रूरत होती है कि हम वैसे सिचुएशन को पहचान लें और अपने दिमाग को रिलैक्स मोड में डाल दें। अगर हम ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो फिर कोई भी सिचुएशन हमारे लिए कठिन नहीं रहेगी। इसी के साथ हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इंसान की ज़िंदगी में जितनी मुश्किलें नहीं होती है, उससे ज़्यादा दिक्कतें हम अपने लिए ओवर थिंकिंग से बना लेते हैं। अध्याय नंबर 4, वू वेई का कंसेप्ट बैलेंस्ड और फ्लेक्सिबल लाइफ से पाया जा सकता है। पहले आपने दो फिलोसोफर की बातों को समझने की कोशिश की है। अगर उनकी बातों को आपको थोड़ा सा एक्सट्रीम लग रही हो तो अब समय आ गया है कि आप एक और फिलोसोफर की फ़िलोसॉफ़ी को समझने की कोशिश करें। इनकी फ़िलोसॉफ़ी एक्सट्रीम नहीं है, इनका नाम मेंशियस है। इनके हिसाब से अगर आप वो वही हैं तो फिर आपको अपने अंदर कोई भी चेंज लाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपके सामने एक ही टास्क है, वो ये है कि इस बात को समझिए और इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। मेंशियस के अनुसार तुरंत अपने अंदर वो वे की तलाश करने के बजाय आपको किसी अच्छे टीचर की तलाश करनी चाहिए। आप कोशिश करिए कि उस टीचर की मदद से ही आप वो वे की कंसेप्ट तक पहुंच सके। इस फिलोसॉफी में फ़िलोसोफर बताते हैं कि अगर आप किसी अच्छे टीचर की मदद लेने की कोशिश करते हैं तो फिर आपके अंदर इमेजिनेशन पावर की भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसलिए अपनी इमेजिनेशन पावर को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक अच्छे टीचर की मदद लें। क्या आपको अभी भी नहीं पता कि आप सही कर रहे हैं या फिर नहीं? क्या आपको अभी भी फेल होने से डर लग रहा है? तो फिर खुद से सवाल करिए कि आपके अंदर मोटिवेशन कहाँ से आ रहा है। इसके लिए आपको अपनी सिचुएशन को रियलिस्टिक ढंग से देखने की कोशिश करनी होगी। आपको ये देखना होगा कि आप जो काम कर रहे हैं वो आपके लिए कितना उपयोगी है। मान लीजिए कि आपने किसी जॉब की शुरुआत की है, अब आप उसे छोड़ने के लिए स्ट्रेस में हैं। तो फिर कुछ सवाल करिए कि आप खुद से, आप इनसिक्योर क्यों हैं? क्या आपको फेल होने का डर है? क्या आपको कंफर्ट जोन में वापस जाना है? इन सवालों के जवाब से आपको पता चलेगा कि आखिर आप चाहते क्या हैं। कई बार ऐसा होता है कि क्रिएटिव काम को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिसका असर हमारे शरीर में दिखने लगता है। इससे बचने के लिए अपने व्यस्त शेड्यूल में से कुछ समय दोस्तों और परिवार के लिए निकालने की कोशिश करिए। इससे आपका दिमाग भी शांत होने लगेगा। अगर आप अपने काम से नाखुश रहने लगे हैं तो फिर अब समय आ गया है कि आप उसे रिफ्रेम करने की कोशिश में लग जाइए। ये कोशिश करिए कि आपकी नाखुशी के पीछे का रीज़न आखिर क्या है। यह भी पता करने की कोशिश करिए कि सबसे ज़्यादा खुशी आपको किस काम को करने में मिलती है। क्या आपको अंदर से मोटिवेशन आता है? अगर नहीं आता है तो फिर कुछ समय या दिन खुद को दीजिए। शायद आप असलियत से दूर चले गए थे। रियलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करने की कोशिश करिए। अब यहाँ पर आपके अंदर एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि वो वे को पाने के लिए क्या करना है या फिर क्या नहीं करना है। इसका जवाब साफ है कि आप अगर सिंसियर नहीं हैं, अगर आप फोकस्ड नहीं हैं, आपके अंदर खुद को लेकर जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर आप वो वे के कंसेप्ट को कभी भी हासिल नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको उदार इंसान बनना है तो फिर बस ये कहने से आप उदार हैं, उससे आप वो इंसान नहीं बन जाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। उदार इंसान बनने के लिए आपको अपनी लाइफ को ही कुछ इस तरह से डिज़ाइन करना पड़ेगा कि आप उदारता के प्रिंसिपल को फॉलो कर सकें। लाइफ को मोटिव देना तो काफ़ी आसान है, लेकिन उस राह में लाइफ टाइम चलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता। अब मुश्किल को मुमकिन कैसे बनाना है, ये आपके ऊपर है। इसके लिए आपको किसी भी मोटिवेशन की दुकान में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद को भी मोटिवेट कर सकते हैं। लाइफ को एक कठिन और मीनिंगफुल गोल देने की कोशिश करिए। जब आपको वो लक्ष्य मिल जाए तो फिर उसके पास जाने के लिए रास्ता बनाने की कोशिश में जुट जाइए। आज़ाद रहिए और खुश रहिए और किताबों को पढ़ते रहिए। कुल मिलाकर कई चाइनीज़ फिलोसफी बताते हैं कि ज़िंदगी के साथ आपका रिश्ता बहता हुआ होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का बोझ नहीं होना चाहिए। क्या करें? कई चाइनीज़ फिलोसोफर ने एस्टिकलर रूल बताए हैं।
तो कई ने आज़ादी के साथ जीने की सलाह दी है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी राह को चुनकर अपनी लाइफ को मस्त बनाने की कोशिश करते हैं।